नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और सबसे पहले हम कवर करेंगे 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस को। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, और इसमें आपको जो भी चैनल से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो ईजिली मिल जाएंगे। राइट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहले उसमें आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ में मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ में उन्हें वापस ले लिया है। यानी कि हमें एक तरफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और दूसरी तरफ उनको दूसरे हाथ से उसको वापस ले लिया गया है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। आपको पता है किसी भी आंसर को हमें लिखना है तो पहले हमको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना होगा। उसके बाद हमको थोड़ा सा मेन बॉडी लिखनी होगी और एंड में उसको कंक्लूड करना होगा। राइट, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित मूल मानवाधिकार हैं। ये बेसिकली वो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किए हैं। ये प्रकृति में लागू करने योग्य हैं और समग्र विकास में मदद करते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो हमारा डेवलपमेंट है उसके लिए ये काफ़ी सहायक होते हैं। हालांकि ये पूर्ण नहीं है अपने आप में, इन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक तरफ से तो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ से ले लिया गया है। तो इससे हमें बताना है कि आप इस वक्तव्य से सहमत हैं। तो आपको एक तरह से इसको एनालाइज करना है और थोड़ा इसके तरफदारी में आपको कुछ स्टेटमेंट्स देने होंगे और कुछ इसके विपक्ष में देने होंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हमको पूरी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को इंक्लूड करके लिखना होता है। ऐसे स्पेशली क्वेश्चन जहाँ पर हमको एग्जामिन करना होता है या हमसे कोई हमारे व्यूज़ पूछे गए हैं, उसमें हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ अपने व्यूज़ नहीं लिख देने होते हैं कि हाँ ये सही है या हाँ ये गलत है। हमको दोनों व्यूज़ लिख कर फिर उसको कंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे जो आर्टिकल 19(1) है, इसके तहत विभिन्न जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी जाती हैं, लेकिन आर्टिकल 19(2)(6) इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाने का अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत। और साथ ही जैसे आर्टिकल 21 है, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं दी हुई हैं। साथ ही सार्वजनिक आदेश और नैतिकता के तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भी प्रतिबंधित है। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया है कि आर्टिकल जो 32 है, जिसे संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा जाता है, ये मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू करने के योग्य है। राइट, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। कोई भी अगर हमको राइट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो एब्सोल्यूट, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ सीमाएं हर चीज़ में ही होती हैं। यहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, लेकिन जनरली भी अगर हम कोई चीज़ देखें तो कोई भी चीज़ अगर हमें प्रोवाइड की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की लिमिटेशंस भी होती हैं, ताकि हम उसका गलत इस्तेमाल न कर सकें। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर कंक्लूड किया है कि हाँ ये बात सही है कि कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वो सार्वजनिक जो व्यवस्था है, एक जो पब्लिक ऑर्डर है, उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ आप और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। राइट, जैसे राइट टू लाइफ जो है ये हमें प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, लेकिन हमको ये मरने का अधिकार नहीं देता कि अगर आप कह दें कि हमें सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं तो हम मर भी सकते हैं। तो ये लेकिन हमारा एक फंडामेंटल राइट ये नहीं हुआ कि हम मर जाएं, ये हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है। राइट, तो लिमिटेशंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी होते हैं। यही इसी तरह से आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद जो है ये एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन की हमको समीक्षा करनी है। देख लेते हैं इंग्लिश में भी, नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। राइट, भारत में
जो सॉवरेन स्टेटस है वो हमारे किसको दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ये एक नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है। पहले तो इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए सॉवरेन क्या होता है। तो सॉवरेन का मतलब होता है जो सुप्रीम पावर होती है। तो इंडियन पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है और उसने अगर कोई लॉ बना दिया तो वो एकदम सही होगा, जबकि आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कोई भी अगर लॉ है तो उसको नल एंड वॉइड भी घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले तो क्या कहा गया है कि संसदीय संप्रभुता का अर्थ है विधायी निकाय का जो वर्चस्व है वो अन्य सभी सरकारी संस्थाओं पर संसद का वर्चस्व रहे। ठीक है, जो विधायी निकाय है इसका वर्चस्व अर्थात अन्य सभी सरकारी संस्थानों पर संसद का वर्चस्व की बात की गई है संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत। लेकिन भारत में कोई भी संसदीय संप्रभुता नहीं है, भारत में संवैधानिक संप्रभुता है। जो संसद है वो सबसे सर्वोच्च नहीं है, बल्कि क्या सबसे सर्वोच्च है, भारत का संविधान। और संसद के द्वारा भी जो कानून बनाए जाते हैं उनके भी अगेंस्ट जाया जा सकता है। जैसे कहा गया है यहाँ पर कि संसदीय कानून न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अधीन होते हैं और इन्हें भी शून्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे NJAC एक्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। NJAC का क्या फुल फॉर्म है? NJAC ये है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का एक्ट लाया गया था। तो ये अप्रैल 2015 में आया था और अक्टूबर में इसको सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। राइट, उसके बाद देखते हैं कानून बनाने में जो संसदीय वर्चस्व है इसको विभिन्न प्रावधानों जैसे कि लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सीमित संशोधन शक्ति के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कानून बनाने वाला जो हमारा संसद है तो वो उसके बाद असीमित शक्तियाँ हैं, असीमित नहीं है। इनको कानून बनाना है तो जो संविधान में लिखी गई चीज़ें हैं और जो भी शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशियरी है, इनके पास जो जो पावर है उस हिसाब से इनको कानून बनाने हैं। ठीक है, और इनको संशोधन की शक्ति दी गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी सीमित है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संसद है उसके पास सुप्रीम पावर नहीं है। वो पावर किसके पास है? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर बात की गई है ये सुनिश्चित करता है कि संसद को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि संसद के पास पूर्ण सारे अधिकार नहीं है और ये राष्ट्र के संविधान से शक्तियाँ जो है वो प्राप्त करता है। जो संसद है वो स्वयं सारी शक्तियाँ कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करता है। दूसरी ओर संविधान ये भी प्रावधान करता है कि संसद कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। आपको पता है सबसे बड़ी संस्था है। इस प्रकार पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से संसद को संतुलित शक्तियाँ लोकतंत्र सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। जो संसद की संतुलित शक्तियाँ हैं वो इंडिया में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। ये विधायी, कार्यकारी और न्यायिक जो निकाय हैं इनके बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहा है। राइट, तो इसमें आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड करना है, जिसको आपको आंसर फ्रेम करते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था है ये राष्ट्रोन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमको स्पष्ट करना है। तो देख लेते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान है ये एक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली जो है उसको प्रदान करता है। ये राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक है कि बहुत सारे दल हों। बहुदलीय मतलब मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, सिर्फ एक दल की बात नहीं करता है और इसीलिए हमारे देश में कई सारे नेशनल पार्टीज भी हैं और रीजनल पार्टीज भी हैं। ये राजनीति में सार्वजनिक भागीदारी का पता लगाता है, जिससे अगर ज़्यादा पार्टीज होंगी, मल्टी पार्टी सिस्टम होंगे तो ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, ये लोगों के बीच कोई भेदभाव ना हो इसको भी ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। साथ ही देखते हैं हम, लेकिन जो राजनीति है ये व्यक्तिवाद में वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, आपको पता है व्यक्तिवाद की अगर बात की जा रही है तो कोई भी अगर पार्टी हम देखें तो उसमें एक लीडर है, हम उस पार्टी को उसी लीडर के नाम से ही रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे आप अपने प्रेजेंट में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बीजेपी की पार्टी हो गई तो उसको हम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं से बीजेपी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिवादी ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं आजकल पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन यहाँ पर हमको बताना है बिहार के संदर्भ में। तो हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय हितों की तुलना में विशेष समुदाय के हितों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये तो इंडिया की पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है कि वो कम्युनल लाइंस पर ज़्यादा वोट्स को गेन करने की कोशिश करते हैं और अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड कि वो राष्ट्र के विकास पर फोकस करें। तो जो पार्टियां हैं उनको उनकी जो विचारधाराएं हैं उसके बजाय व्यक्तिगत नेताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। पार्टियों को उनकी विचारधाराओं के बजाय जो व्यक्तिगत नेता हैं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है। बिहार के मामले में अगर हम देखें तो जो राजद पार्टी है RJD, ये लालू यादव के द्वारा
पहचानी जाती है लालू यादव के से, और जो जेडीयू है ये नीतीश कुमार से, और एलजेपी जो है ये रामविलास पासवान से। इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने होंगे। और आमतौर पर देखा जाता है कि जो राजनीतिक दल हैं ये बड़े पैमाने पर कल्याण के लिए काम करने के बजाय अपनी जो आकांक्षाएं हैं वो उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता है ऑलरेडी, आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं आज की। और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्यक्तिगत हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाए। तो इस तरह से हम थोड़ा सा उसको अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बिहार के उससे एग्जाम्पल देना था, बिहार के संदर्भ में, तो आपने यहाँ पर बिहार का उदाहरण दे दिया है। और ये आपको भली भांति पता है कि जो भारतीय राजनीति है इसमें दलीय व्यवस्था जो है वो व्यक्ति उन्मुखी हो गई है। आप करंट एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस, हमें बताना है कि आप इससे क्या समझते हैं और इसको लागू करने में बिहार की स्थिति का हमें वर्णन करना है। यहाँ पर 2 बार बिहार लिख गया है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली बिहार की स्थिति का वर्णन करना है। ई गवर्नेंस होता क्या है? तो ई जहाँ पर लग जाए तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, और गवर्नेंस में अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जाए तो वो ई गवर्नेंस हो जाता है। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन के परिणामों को प्राप्त करने से संबंधित होता है हमारा ई गवर्नेंस। और ये क्या करता है, अगर हम कोई भी चीज़ डिजिटलाइज्ड फॉर्म में करें तो उससे पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में ज़्यादा आ सकती है। राइट, तो बिहार में इसको इम्प्लीमेंट करने के क्या प्रयास किए गए हैं, बिहार का ही पूछा गया है तो वो देखना है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा, बिहार में जो प्रयास किए गए हैं उसमें बिहार आधार प्रमाणीकरण ढांचा यानी कि ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। ई गवर्नेंस का ही एक एग्जाम्पल है। बिहार पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लाया गया है, ऑनलाइन सिस्टम है ये। ई शक्ति परियोजना, बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस यानी कि बिहार जनसेवा का अधिकार, राज्य सेवा डिलीवरी गेटवे, पंचायत और ई ग्राम, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। साथ ही अगर बिहार की बात करें या पूरे देश की बात करें तो अगर हम देखें ई गवर्नेंस के समक्ष कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। देखिए जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी इंटरनेट की वो पहुँच नहीं है, और साथ ही जेंडर डिवाइड भी हमको इसमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि मेल्स की अपेक्षा जो फीमेल्स हैं उनके पास इंटरनेट की पहुंच काफ़ी सीमित है। ये रिसेंटली एक डेटा पब्लिश हुआ था, उसमें भी कहा गया था। और फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रूरल एरियाज़ में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है। उसके बाद लिटरेसी भी नहीं है। डिजिटल डिवाइड ही इसलिए है क्योंकि लोग इतने लिटरेट नहीं हैं, और इसमें कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, और ना ही इंडिया के पास इतना पैसा है और लोगों के पास भी उतना पैसा नहीं है कि वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। ठीक है, और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसका हनन ना हो ऐसे उसमें। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ई गवर्नेंस को बढ़ावा दें, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, जिससे कि ये कोई डिजिटल डिवाइड जैसी समस्या ना हो और हर कोने तक इसकी जो भी सुविधाएं हैं वो वहाँ किसी भी छोटे से गांव में बैठा इंसान भी उन सुविधाओं को प्राप्त कर सके। ठीक है, हर कोने तक वो सुविधाएं पहुंचाई जा सके। राइट, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि और उत्पादकता की जो प्रवृत्तियां हैं इनकी व्याख्या करनी है, और बिहार में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सी व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने चाहिए ये बताना है। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला देख लेते हैं। पहले आपको पता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर आधारित है। यहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में लिप्त है। और 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए गए थे। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि जो ये कृषि क्षेत्र है इसमें जो विकास है, इसमें कुछ सुधार के बाद भी ये अन्य जो क्षेत्र है उनकी तुलना में ये काफ़ी धीमा रहा है। लेकिन इससे कृषि जो उत्पादन है उसमें अवश्य वृद्धि देखी गई है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, डेटा दिया गया है कि खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन होता था 1950-51 में वो 51 मिलियन टन था, और 2015-16 में वो कितना हो गया, 252 मिलियन टन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही लेकिन ये भी कहा गया है कि उत्पादकता की जो वृद्धि है इसकी जो दर है वो काफ़ी धीमी रही है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम देखते हैं बिहार में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के क्या उपाय हैं। तो आपको पता है सिंचाई सुविधा, ठीक है, अगर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर कर लें तो वहाँ का
उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग जो है वो कम किया जाए, ये ज़्यादा करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तकनीकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नए नए इनोवेशन के माध्यम से यदि किसान अपने खेतों में उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करें तो वो अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका यदि बेहतर क्रियान्वयन किया जाए, प्रॉपर्ली उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो भी बिहार में उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ इसके अलावा कुछ आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम पूरे मॉडल आंसर्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि हम इसमें मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इनके अलावा भी आप कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई आंसर लिखना है तो उसमें कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स होंगे वो उसका आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। राइट, तो कुछ जैसे पॉइंट्स लिखे हैं तो इनको आपको थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, तो इनको आप डिटेल में लिखेंगे, इनमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से थोड़े और पॉइंट्स अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए। राइट, तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस पॉइंट वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको आंसर राइटिंग का थोड़ा बेटर आइडिया लग सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात की गई है कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता पर हमको चर्चा करनी है। ठीक है, और इस संदर्भ में समझाएं कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये इंग्लिश वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये रेलेवेंस होगा और ये रिफॉर्म होगा। पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा की बात हो रही है, यानी कि जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हमको इकोनॉमिक प्लानिंग का रेलेवेंस बताना है। तो पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है बेसिकली। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है इसमें राज्य भाग लेते हैं और अर्थव्यवस्था को ये निर्देशित करते हैं। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था में जो प्लान इकोनॉमी है बेसिकली। तो आर्थिक सुधार के बाद का जो युग है ये क्रय शक्ति बढ़ाने और गरीबी दूर करने पर फोकस्ड रहा है। आपको पता है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसी जो पॉलिसीज़ हैं ये किस पर फोकस्ड रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाया जा सके और जो गरीबी है उसको दूर की जा सके। और सुधारों ने अर्थव्यवस्था पर सरकारी प्रभाव को कम कर दिया है। इससे जो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिला है और जो सरकारी जो प्रभाव था वो थोड़ा कम हुआ है पहले से। 1991 के जो आर्थिक सुधार है इनके कारण जीडीपी में वृद्धि हुई है, लेकिन जो आर्थिक असमानताएं हैं वो भी बढ़ी हैं। आपको पता है 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ा है, लेकिन अगर हम इनकम इनक्वालिटी देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो गया है और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो गया है। रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं, देखिए रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई गई हैं, जैसे मनरेगा हो गया, यहाँ पर ये लाइन हटा दीजिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, ग्रामीण आवास योजना। तो ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद का जो काल है पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स जो है उसमें आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। तो हमने बता दिया है, यहाँ पर ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं कि जो मार्केट है उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है और साथ ही जो इनकम इनक्वालिटी है वो भी बढ़ गई है इसके साथ ही। हालांकि जीडीपी जो ग्रोथ है वो भी ऊंची हुई है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये पूरे देश के लोगों के पास इक्वली नहीं पहुंच सका है। राइट, अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसमें कहा गया है, इस संदर्भ में हमको समझाइए कि किस प्रकार राज्य और जो बाजार है ये देश के आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो यदि हम देखें तो स्टेट और मार्केट जो है ये एक साइनर्जेटिक रोल निभा सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कैसे निभा सकते हैं? आर्थिक आधारभूत जो संरचना है उसको बढ़ावा देकर, जैसे कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको और इम्प्रूव करें, दोनों मिलकर अगर इस क्षेत्र में काम करें। ठीक है, और जो राज्य नियंत्रित वित्तीय संस्थान है इसको निजी क्षेत्र के लिए खोले गए हैं ये। साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का वो ऐसा ना हो कि वो इन सब चीज़ों से उसके वो लाभ ना ले सके और उसके हितों को आघात पहुँचे। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट को सरकार ध्यान में रखे, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो मार्केट का रोल है वो बढ़े, जिससे कि पब्लिक को किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े और जो प्राइसेस है वो अंडर कंट्रोल रहे। राइट, तो इस तरह से बेहतर रोल प्ले किया जा सकता है स्टेट और मार्केट अगर मिलकर कार्य करें तो। और नेशनल जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको स्पेशल उन पर फोकस किया जाए और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं भी लोगों को दी जाएं। राइट, तो इस तरह से ये हो गया हमारा, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं।
ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी है और दोनों ही मिलकर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स और बता देने हैं कि और बेटर चीज़ें कैसे हो सकती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा क्या है। भारत में औद्योगिक वृद्धि को तीव्र करने और आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है इसकी सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का हमको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। देखिए, ये जो MSMEs हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये देश में लगभग 120 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। तो इसकी जो नई डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है माइक्रो, फिर स्मॉल और फिर मीडियम। पहले जो डेफिनेशन थी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर है दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशंस होती थी और वो इन्वेस्टमेंट पर आधारित थी। ठीक है, तो ये बेसिकली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम थे, 3 प्रकार के ये हैं। और ये पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर की अलग अलग डेफिनेशन थी। अब क्या हो गया है, ये दोनों की एक साथ डिफाइन कर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को, और जो इनकी डेफिनेशन है वो बेस्ड है इन्वेस्टमेंट और सर्विस पर, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये हो गया माइक्रो, फिर हो गया स्मॉल और उसके बाद आ गया हमारा मीडियम। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट माइक्रो कब होगा, कोई कंपनी माइक्रो के अंदर कब आएगी, जब उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होगा। ठीक है, स्मॉल की कैटेगरी में कब आएगी, जब उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम होगा। उसके बाद मीडियम के अंतर्गत कब आएगी, जब उसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको थोड़ा लर्न करने के लिए ईजी करना है तो आप ऊपर वाले को इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। 1 × 5 5 करोड़, 10 × 5 50 और 20 × 5 100। तो इस तरह से लर्न कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें भी पूछी जा सकती है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने देख लिया इसकी नई परिभाषा क्या है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद कहा गया है भारत में औद्योगिक वृद्धि को तीव्र करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में जो ये उपक्रम है इनकी भूमिका का हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको हम दोबारा नहीं डिस्कस कर रहे हैं। MSME की भूमिका देख लेते हैं। हमने देखा कि ये बहुत बड़ा रोजगार प्रदाता है, इसके दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है देश में, और भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि GDP, इसके 8% और 45% व्यापारिक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी है और इसे राष्ट्र का विकास इंजन भी कहा जाता है। देखिए, ये जो MSMEs हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले तो हम देखें तो वित्त की कमी यानी कि लैक ऑफ फाइनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये है कि 90% जो हमारे ये MSMEs हैं वो 90% डिपेंडेंट रहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स पर अपने वित्त के लिए। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का भी अभाव है। यहाँ पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमने ऊपर हटाया था वो मिसप्रिंटिंग थी, यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद ये जो अधिकांश MSMEs हैं ये सूक्ष्म उद्यम की कैटेगरी में ही आते हैं, ये उतने एक्सपैंड नहीं कर पाते, इनके रेगुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सेस टू मार्केट भी एक प्रॉब्लम है इनकी, कि इनका जो आउटरीच है वो काफ़ी कम है। स्किल्ड मैन पावर की भी कमी है। ठीक है, और इनको कम्पीट करना पड़ता है बड़े बड़े MNCs से, जिसके आगे ये उतने टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही एक्सपोर्ट्स में भी अगर हम देखें तो ये उतना बड़ा रोल नहीं अदा कर पाते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो जो बाकी एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें। राइट, इनके पास उतनी एक्सेस नहीं होती है रॉ मटेरियल्स की। राइट, और ट्रेडिशनल मशीन से यूज़ करते हैं। तो ये सारे और पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है कि MSMEs जो है ये औद्योगिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को भी बढ़ावा दिया जा सकता है इनके माध्यम से। वैश्विक मानकों से मेल खाते उत्पादकों का अगर निर्माण किया जाए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और इससे हमारे जो MSMEs हैं वो और ग्रो कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी का भी लाभ इनको मिले यदि तो ये और डेवलप कर सकते हैं। राइट, MSMEs जो है वो इंडिया की इकोनॉमी की एक तरह से बैकबोन कहे जाते हैं, इंजन कहे जाते हैं। तो इनका विकास भारत के ओवरऑल विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं और इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो हम देखें तो बिहार जो है ये देश का सबसे गरीब राज्यों में से एक है। ठीक है, सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खनिज संसाधन है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो उपजाऊ भूमि है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। स्टिल ये एक पुअर स्टेट की कैटेगरी में ही आता है। क्यों आता है, मुख्य बाधाएं क्या है इसके विकास की। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो 2/3 क्षेत्र है वो
फ्लड प्रोन है, वहाँ पर फ्लड्स आते रहते हैं। बिहार अक्सर नेपाल की नदियों से जलमग्न हो जाता है, जो नेपाल का बॉर्डर छूता है ऊपर, तो उससे फ्लड्स आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और यहाँ पर 2% जो लोग हैं उन्हीं के पास 21% भूमि जोत है, बाकी लोग के पास बाकी बची हुई है। तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ ही लोगों में चीज़ें। और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। औद्योगिक पिछड़ापन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, अवसंरचना की कमी है, साथ ही वित्तीय संस्थानों की भी कमी देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति आय जो है वहाँ पर कैपिटा इनकम वो भी कम है, और कम आर्थिक विकास दर है। तो ये सारी वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, मुख्य बाधाएं रही हैं। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और बढ़ाया जाए। यदि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा तो और एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, पावर्टी रिड्यूस होगी, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, और जो उनकी सेविंग्स हैं वो बढ़ सकेंगी। अगर वो बढ़ेंगी तो ओवरऑल स्टेट डेवलप कर सकेगा, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र में निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। आधारभूत संरचना का विकास करना। देखिए, अगर हम वहाँ पर रोड्स डेवलप करेंगे तो लोगों को तो वहाँ पर एम्प्लॉय करना पड़ेगा कि नहीं? जब लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा तो एक तरह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना। आपको पता है वहाँ पर अच्छा फर्टाइल लैंड है, तो अगर वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाएँ तो लोगों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग साबित हो सकता है, और साथ ही ये इनकम जनरेशन और पावर्टी से भी लड़ने में हेल्प करेगा। जो किसान है वो काफ़ी गरीब है, यदि उनके सामने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, वो खेतों में अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगाएं, तो उनको जो नुकसान है वो कम होगा, और साथ ही इनकम में भी वृद्धि होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा। उसके बाद प्रौद्योगिकी का उपयोग भी अगर बढ़ाया जाए तो भी वो बेहतर परिणाम दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी ये सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। आपको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको भी बताना है कि गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वो भी अच्छा है, और अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो और अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि इन उपायों के अलावा जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है और सार्वजनिक जो भागीदारी है ये आर्थिक विकास में मदद कर सकती है। तो इन सारे स्टेप्स के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट। ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है, और इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उसको हमें उदाहरण के साथ विस्तार से उस पर विचार करना है। तो मेक इन इंडिया ये बेसिकली इसका एम क्या रहा है कि जो घरेलू विनिर्माण क्षेत्र है इसको बढ़ावा देना। तो इसमें हम सबसे पहले तो मेक इन इंडिया को थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद आंसर को लिखेंगे। आंसर के बारे में, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया जो योजना है वो शुरू की गई थी, और ये एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन था, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में ही बनाने की बात की गई थी ताकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सके। मेक इन इंडिया के प्रचार प्रसार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है इसका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। रेलवे में पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन की जो बोगियां हैं इनका निर्माण, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की उन्नति, भारत में क्रायोजेनिक इंजन, लॉन्च वाहन और उपग्रह का निर्माण, एआई आदि की मदद से बेहतर ढांचागत विकास। इस तरह से हम देखते हैं कैसे हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं। अनुसंधान का विकास और औषधीय क्षेत्र में विकास, ये भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं। इन चीज़ों के माध्यम से हम मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका हमको बतानी थी, तो वो हमने उसका बता दिया है कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से हम इस आंदोलन को और गति प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, जो हमने जैसा पहला कंक्लूजन लिखा है, जैसे इस आंसर में हम देखें कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और सार्वजनिक भागीदारी, इस तरह के पॉइंट्स, इस तरह का कंक्लूजन हम इस वाले आंसर के लिए भी इसको थोड़ा डिफरेंट कर इसी टाइप का यहाँ पर भी कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेक इन इंडिया से संबंधित क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और घटती कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की हमको चर्चा करनी है। देखिए, तो बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने की जो पहल है उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को निधि प्रदान करना, फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम को,
उसके बाद आधुनिक गर्भ निरोधक दवा को कानूनी और मुफ्त हर जगह उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यहाँ तक कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और शिशु और बाल मृत्यु दर है, इसको कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। बाल विवाह पर यदि रोक लगाया जाए और विवाह की जो कानूनी उम्र है उसको बढ़ाया जाए तो इस तरह से भी पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। जब तक संभव हो अनिवार्य शिक्षा को प्रारंभ किया जाए। तो यदि अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की जाएगी तो विवाह जैसे जो चीज़ें हैं उनको और वो लेट होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है उच्च स्वास्थ्य जोखिमों को नियंत्रित करने की पहल। इसमें क्या बात की गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। निवारक जो देखभाल है उसको अधिक महत्व देना, यानी कि प्रिवेंटिव केयर को ज़्यादा महत्व दिया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, जब परेशानी हो जाती है तब उसका उपचार किया जाता है, जबकि होना क्या चाहिए कि परेशानी हो ही ना पाए उससे पहले ही उसका उपचार हो जाए। स्वास्थ्य सेवा जो वितरण प्रणाली है और अवसंरचनात्मक विकास है इसमें और सुधार किया जाए। निगरानी के लिए रोगों का एक डेटा निर्मित किया जाए, वो उसमें बेहतर संग्रह होगा तो ये बेहतर परिणाम दे सकता है। साथ ही टेलीमेडिसिन और प्रभावी प्रशिक्षण अगर लोगों को, डॉक्टर्स को दिया जाए तो ऐसे उपायों को बढ़ावा मिल सकता है और लोगों को बताया जाए कि वो कैसे टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से डॉक्टरों से अपने इलाज के लिए वार्तालाप कर सकते हैं, कैसे उनसे उपाय पूछ सकते हैं। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशंस का भी यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। राइट, उसके बाद हम आगे देखते हैं प्राकृतिक जो संसाधन है इनके क्षरण को नियंत्रित करने के उपाय। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का। एकल उपयोग जो प्लास्टिक है, यानी कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इसको रिड्यूस किया जाए, इसके उपयोग को। और पृथ्वी दिवस नेटवर्क के अनुसार 2016 में वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन लगभग 335 मिलियन मीट्रिक टन था और इसका लगभग जो आधा हिस्सा है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ही था। तो यदि हम इसको कम कर दें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि जो अपशिष्ट जल है उसका उपचार, जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज़ किया जाए, जैसे कि इजराइल जैसे कंट्रीज़ में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। साथ ही आर्द्र भूमि, प्रवाल वृत्तियों और तटीय जो पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं उनका संरक्षण किया जाए। आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और मरीन पोल्यूशन के कारण ये इनका क्षरण हो रहा है, बेसिकली प्रवाल वृत्तियों का और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का। तो इनका संरक्षण हो ये इंपॉर्टेंट है। और प्लास्टिक वेस्ट है उसका पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल किया जा सके। फिर हम बात करते हैं खेत भूमि बढ़ाने के उपाय। इसके लिए क्या किया जा सकता है, स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए, सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए, भूमि का एकीकरण किया जाए। हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो अलग अलग फैले हुए हैं, तो अगर उनको एकत्रित किया जाए तो ये बेटर प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। तो हमने सबके ही पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर और इनका प्रॉपर कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन सब का एक बेहतर फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि बिहार लगातार बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, तो हमको इन आपदाओं के प्रबंधन और पूर्वानुमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है ये बताना है और इसके हमको कुछ उदाहरण से समझाना है। तो आपदा पूर्वानुमान और प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपको पता है नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इससे आपदा राहत जो प्रयास है उनमें तेजी लाई जा सकती है। जहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधाएं पहुँचाई जा सकती हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोई भी कहीं पर अगर बाढ़ आने वाली है, यहाँ पर हमें बिहार से संबंधित ही बात करनी है तो हम उसी को देख रहे हैं। बाढ़ और सूखे से रिलेटेड हमें अगर पहले से उसका डेटा हम कलेक्ट करके रखें, उसका डेटा संग्रहित हो और ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जा सके कि यहाँ पर बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो लोगों को भी बचाया जा सकता है। साथ ही साथ पहले से उपाय कर कर जो इकोनॉमिक लॉस होने वाला हो उसको भी बचाया जा सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ड्रोन और रोबोट ये जीवित बचे लोगों का पता लगाने और आपातकालीन टीमों को सूचना प्रसारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फ्लड्स आ गए तो वहाँ पर जो लोग हैं उसको उनके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, इन ड्रोन्स और रोबोट्स के माध्यम से। और इससे मानवीय सहायता छोड़ने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद कहा गया है फ्लड प्रेडिक्शन जो यूजेज है, फ्लड प्रेडिक्शन में यूज़ किया जाता है रडार, स्ट्रीम फ्लो, कंप्यूटर सिमुलेशंस और हाईली डिटेल्ड कंप्यूटर मॉडल वेदर सिमुलेशंस। तो इन सब के माध्यम से भी फ्लड प्रेडिक्शन किया जा सकता है। साथ ही में अंतरिक्ष और आपदा जोखिम मानचित्रण यानी कि डिजास्टर रिस्क मैपिंग भी की जा सकती है इन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से।
और आपदा जोखिम जो है उनकी बेहतर समझ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। जीपीएस का भी प्रयोग किया जा सकता है रेस्क्यू प्रोग्राम के लिए, लोगों के बचाव के लिए। साथ ही जीआईएस का क्या फुल फॉर्म होता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे भी क्षति का आकलन करने में मदद मिलती है और जनसंख्या डेटा का संकलन और साइट मूल्यांकन में भी सहायता मिलती है। तो इस तरह से आपने देख लिया किस तरह से हम प्रौद्योगिकी और विज्ञान का प्रयोग करके आपदाओं के प्रबंधन और पूर्वानुमान में बेहतर फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए, तो इसी तरह से आपको ये आंसर फ्रेम करना होगा। और इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।